हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख ही चुके हैं थंबनेल में, एक केस बहुत ही चर्चाओं में अभी इस टाइम पे चल रहा है दोस्तों। तो मैंने भी जब ये सुना तो लगा कि मुझे नहीं लगता दोस्तों कि कोई इंसान जो कि खुदकुशी कर रहा है या मरने वाला है वो झूठ बोल सकता है। वो भी इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल सकता है, क्योंकि इंसान ऐसा कदम दोस्तों तभी उठाता है जब वो थक हार जाता है समाज से, सिस्टम से, सभी जगह से। वो जब हताश और निराश हो जाता है, उसे लगता है कि अब मेरी सुनवाई कहीं नहीं होने वाली है, इसीलिए वो तब जाकर के अपनी जो जीवन की लीला है, ज़िंदगी है, उसको ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों ये काफ़ी आज जो है चर्चाओं में चल रहा है ये केस। तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी बताना चाहिए कि हमेशा से औरत ही अबला नहीं होती है और हर पुरुष ही गलत नहीं होता है। कभी कभी पुरुष भी सही होता है और औरत भी गलत होती है दोस्तों। हमारे लिए मैं हमेशा औरतों के लिए बात करती हूँ, औरतों के हक के लिए बात करती हूँ, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसको जस्टिफाई हम नहीं कर सकते हैं। तो जिनकी हम आज बात करने वाले हैं, उस इंसान का, उस शख्स का नाम है अतुल सुभाष मोदी, जो कि सुसाइड केस के बारे में हम आज आप बात करने वाले हैं। आप सुनोगे तो आप सुन करके ये दंग रह जाओगे दोस्तों। हमेशा एक मर्द ही गलत नहीं होता, हमेशा औरत अबला हो ये ज़रूरी नहीं। ये जो घटना है, ये 9 दिसंबर 2024 की सुबह 6 बजे बेंगलुरु पुलिस कंट्रोल को एक फ़ोन जाता है। उसमें बताया जाता है कि एक एआई इंजीनियर है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे ही ये सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। उसका एक कमरा होता है, तो वहाँ पर जब पुलिस जो है पहुंचती है, तो पहले से ही वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है मौजूद होते हैं, जैसे कि होता ही है। तो आगे पुलिस जो आगे करती है, बॉडी को लेके जाती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो पुलिस पता करती है कि ये व्यक्ति आखिर है कौन। जब पुलिस जो है छानबीन अपनी करती है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन और इसने ऐसा क्यों किया, तो दोस्तों उसका नाम पता चलता है अतुल सुभाष मोदी, जो कि बेंगलुरु में रहकर इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहा था और वहीं से जो है अपने घर वालों को भी वो देख रेख करता था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो करीबन 1 से 1.5 घंटे का एक वीडियो सामने आता है दोस्तों, और 24 पन्नों का सुसाइड नोट। वो सुसाइड नोट नहीं बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी, जब से उसकी शादी हुई है, शादी से लेकर अब तक की पूरी कहानी उसे मैं कहूँगी। वो कोई सुसाइड नोट के ना कह करके उसकी जो घटनाएं जो उसके साथ बीती हैं, जो उसके साथ हुई है, वो पूरी एक किताब समझ लीजिए आप, 24 पन्नों की वो लिखता है, जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। आप सभी ने देखा होगा वीडियो और सुना भी होगा, तो कहानी सुना होगा दोस्तों। तो आपको अगर पता है तो कितनी दुखद ये बात है, ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आगे चलते हैं, सुनते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। बिहार का समस्तीपुर जिला होता है, वहाँ एक का रहने वाला अतुल सुभाष मोदी की शादी होती है। जो लड़की थी, उनकी पत्नी जो है वो अपनी पत्नी से जो है मैट्रिमोनियल साइट्स जो होती है वहाँ पे मिला होता है। तो वहाँ से उनकी जान पहचान होती है और लड़की का नाम निकिता सिंघानिया होता है। निकिता जो कि रोहटा जौनपुर यूपी के रहने वाली होती हैं। बातचीत का सिलसिला फिर शुरू होता है। जैसे मैट्रिमोनियल साइट पे से बातचीत शुरू होती है, तो फिर आपस में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अतुल का कहना है, क्योंकि उसने अपने वीडियो में कहा है कि जो लड़की होती है, यानी कि जो निकिता है, वो बहुत कम बात करती है, बहुत कम बात करती है और बहुत नपातुला, जैसे कह सकते हैं नपातुला, या सोच समझ के बात करती है। तो उस समय लड़के को ऐसा कुछ लगा नहीं, उसको लगा अरे बड़ी पढ़ी लिखी है, आखिर वो भी, क्योंकि निकिता भी काफ़ी पढ़ी लिखी होती है, तो उसे लगता है कि हाँ पढ़ी लिखी है, काफ़ी गंभीर विचारों वाली लड़की है, इसलिए कम बोलती है, या कह लो नपातुला बोलती है।
तो जो लड़की के पिता थे, तो इसी बीच क्या होता है कि लड़की के जो पिता होते हैं उनकी वो काफ़ी बीमार चल रहे होते हैं, आपस में लड़का लड़की बात तो कर ही रहे होते हैं। तो जो लड़की के पिताजी होते हैं वो काफ़ी बीमार चल रहे होते हैं, उनकी जो है ये एम्स हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम से जो है उनका इलाज भी चल रहा होता है। उनके पिताजी का नाम मनोज कुमार सिंघानिया था, जो कि अक्सर बीमार रहते थे और उनका इलाज भी चल रहा था। तो अब दोनों लड़की के परिवार वालों का प्रेशर भी आता है कि भाई पिताजी बीमार हैं, तो जल्दी से शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, ताकि वो शादी देख लें। ऐसा होता ही है सभी के घरों में। तो 26 अप्रैल 2019 को बनारस का हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल होता है, वहाँ पर शादी हो जाती है। दूल्हा दुल्हन समस्तीपुर पहुँच जाते हैं, यहाँ 2 दिन वे रुकते हैं और फिर दूल्हा दुल्हन को लेकर बेंगलोर चले जाता है। फिर वो घूमने, मतलब बेंगलोर जहाँ वो जॉब करता है वहाँ चले जाते हैं। फिर वहाँ से जैसे कि सारे नवयुगल जो है शादी के बाद घूमने जाते हैं, वो लोग मॉरिशस घूमने के लिए चले जाते हैं। ये टूर भी उनका कुछ 2 दिनों का ही रहता है। तो वहाँ जो है, अब भाई जब साथ में रहते हैं तभी असलियत का पता चलता है ना। तो जब मतलब लड़की की कुछ हरकतें उसे पसंद नहीं आती हैं लड़के को, कि जैसे कि सामान कहीं खो देना, भूल जाना है, बस छूट जाना, चलो ये नॉर्मल बात है, मैं इसको इतनी बड़ी बात नहीं मानूंगी। और आपसी झगड़े होते ही हैं, तो उसको कुछ लगता है लड़के को कि हाँ ये कुछ अजीब हरकतें कर, फिर ज़ोर ज़ोर से हंसना, इस तरीके से अजीब हरकत कर रही है। तो फिर भी वो इतना गौर नहीं करता है कि हाँ, जब 2 लोग साथ में रहते हैं दोस्तों, तो हर किसी की आदतें अलग अलग होती हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। फिर वो दोनों बेंगलुरु वापस आ जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में रम जाते हैं। फिर 17 अगस्त 2019 को निकिता के जो पिताजी थे, जो अक्सर बीमार चल रहे थे, तो दोस्तों उनका जो है निधन हो जाता है। तो उस बीच निकिता जो है अपने पिताजी के, अपनी माँ के घर जाती हैं, और जो लड़का है, सभी इस ऐसे में सभी का जाना लाजमी है, सभी लोग जाते ही हैं। तो लड़के के पिताजी भी जाते हैं, जो कि अतुल का कहना है कि वो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, तो वो भी वहाँ जो है पहुँचते हैं। तो सभी लोग जाते हैं और फिर वक्त आगे बीतता है, वक्त निकलता है। तो जो निकिता है वो जॉब करना चाहती है, तो अतुल उसकी जॉब करने में भी काफ़ी हेल्प करता है, उनको सिखाता है और इंटरव्यूज़ कैसे देने हैं वगैरह वगैरह। तो जॉब दिलाने में अतुल जो है उनकी मदद करता है, और उनको ऑफ़िस छोड़ना, पहले वो उनको ऑफ़िस छोड़ता है, फिर अपना खुद का ऑफ़िस जाता है, और फिर ऑफ़िस से जब उनका ऑफ़िस छूटता है तो फिर वो उनको लेना, मतलब ज़िंदगी ऐसे ही कट रही थी, उनको छोड़ना, फिर अपने ऑफ़िस जाना, और फिर अपने ऑफ़िस से उनके ऑफ़िस उनको लेने के लिए जाना। तो इस तरीके से ज़िंदगी कट रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि करीबन 50 किलोमीटर उनको रोज़ाना चक्कर लगाना पड़ता था। तो इस बीच टाइम थोड़ा और आगे बीतता है, और निकिता प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, निकिता प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और उनकी जॉब भी छूट जाती है। कुछ इश्यूज़ उन्होंने बताए हैं वीडियो में, जॉब भी छूट जाती है। और फिर बाद में थोड़ा सा पता चलता है, जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, तो निकिता जो है आराम ज़्यादा करती है। ऑब्वियसली इस टाइम में ऐसा होता है कि आराम जो है वो होता ही है, नॉर्मल है, कि कोई ज़्यादा वो इशू नहीं है। लेकिन उनके साथ दिक्कत ये हुई, कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा प्रेगनेंसी में आई, कि बच्चे को जो है ब्लड जो है ठीक से नहीं पहुंच रहा था। तो डॉक्टर ने बोला थोड़ा अपना बॉडी की मूवमेंट करिए। ये जो है अतुल का ही कहना है, वीडियो में मैंने देखी है। तो बॉडी की मूवमेंट करिए, तो इसलिए ये थोड़े कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो अतुल जो है अपनी माँ को भी बुला लेते हैं, ताकि जो है काम में या देखभाल में मदद हो सके। वैसे काम वाली उन्होंने बताया कि घर में साफ़ सफाई वाली, कपड़े वगैरह धोने वाली, ऐसे मेड्स वगैरह ऑलरेडी लगी हुई थी, और वो अपनी माँ को खासकर निकिता के ध्यान के लिए बुला लेते हैं। उनका घर जो है इतना बड़ा नहीं होता है दोस्तों, 1 BHK का घर होता है। आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में कितने कॉस्टली घर होते हैं, और 1 BHK अगर छोटा परिवार है तो लोग इतने बड़े बड़े घर खरीदते भी नहीं हैं, मैनेज करने में आसानी रहती। तो 1 BHK का उनका घर होता है। इसी बीच में जो है बच्चा भी हो जाता है। जी हाँ, उनका बेटा हो जाता है। तो फिर जो है जैसे ही बेटा हो जाता है, तो एंट्री होती है अतुल के ससुराल वालों की, यानी कि निकिता के घर वालों की। तो पापा तो उनके एक्सपायर हो चुके थे, तो माँ और भाई वगैरह और एक ताऊ जी वगैरह, तो इनकी एंट्री होती है।
तो घर छोटा था तो इस वजह से उनको जो है होटल में ठहराया जाता है। तो यहाँ से दोस्तों थोड़ी सी रिश्तों में मेरे ख्याल से खटास आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि भाई कम क्या घर में इतनी सी भी जगह नहीं थी कि हम लोग आज रह सकें, इससे अच्छा तो हमारा घर है वगैरह वगैरह, जो अक्सर रिश्तों में होता ही है। तो अतुल का कहना ये भी है दोस्तों कि जब संबंध उनके काफ़ी अच्छे थे तो लड़की ने अपने घर वालों को करीबन 20 लाख रुपए तक मतलब अपने हस्बैंड के से दिलवाए। तो फिर निकिता जो है जॉबलेस हो गई थी, जैसे कि बताया मैंने, वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जॉबलेस भी हो गई थी। तो जॉबलेस हो गई थी, अब प्रेग्नेंट है, काम के लिए काम वाली सारी लगी हुई हैं। तो दिन भर उनका काम बस वो फ़ोन पे अपनी माँ से बात करना या अपने दोस्तों से बात करना, यही उनका दिन भर का काम रहता था। और वो बताते हैं कि सीरियल्स भी वो जो है कोरियन ड्रामा का उन्होंने नाम लिया है, कोरियन ड्रामाज वो दिन भर देखती थी, जो कि ठीक है, सही है, क्योंकि जो सीरियल्स है फ्रिक्शंस हैं, फ्रिक्शंस को फ्रिक्शंस की तरह ही लेना चाहिए दोस्तों, वो आम जिंदगी नहीं हो सकती है। तो निकिता का थोड़ा सा ऑब्सेशन शायद से था, वो कहती थी कि तुम कोरियन ड्रामा लड़कों की तरह मतलब कुछ उस तरीके से रहो। वो बोलता है कि मैं इंडियन लड़का हूँ, मैं इंडियन लड़का, बहुत मुझे खुशी है कि मैं इंडियन लड़का हूँ, इस तरीके से आपसी में जो एक कपल में होता ही है, इस तरीके से होगा। थोड़ी बहुत नासमझी तो चलती है दोस्तों इस तरीके से दोनों में। और फिर दिन दिन भर बात करना, तो हस्बैंड से एक तरीके सा शायद से कम्युनिकेशन रुक सा जाता है या कम होता है अपने घर में, और फ्रेंड्स में ज़्यादा उनका कम्युनिकेशन होता है। फिर जहाँ पे दोस्तों पैसों का लेन देन का मामला होता है तो फिर रिश्तों में जो है खटास तो आना लाजमी हो ही जाता है। 2021 में जो है बात ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो निकिता, उनका कहना है अतुल का कि निकिता ऐसा बोलती है कि उस टाइम पे बेंगलुरु, कोविड का टाइम था 2021 में, तो बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा केस थे, मुंबई बेंगलुरु वगैरह में। तो वो बोलती मेरी सांस फूल रही है, ये तो इस तरीके से, अब सच था क्या था पता नहीं। तो वो अपनी माँ के यहाँ चली जाती हैं, मतलब वो कैब वगैरह बुक करता है कि मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ, तुम सही से जो है पहुँच जाओ। तो वो अपनी माँ के यहाँ आ जाती हैं। तो वो बेटे को लेकर के वो अपनी माँ के घर चली जाती हैं। जो है अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया जो है जौनपुर कोतवाली में 24 अप्रैल 2022 को क्राइम नंबर 1 जो है 15/2022 पर आईपीसी की धारा 498, 323, 504, 506 और 3/4 दहेज प्रथा अधिनियम में एफआईआर दर्ज करवाती हैं। तो एफआईआर में पति अतुल सुभाष मोदी के साथ अतुल की मां अंजू देवी, पिता पवन मोदी और छोटे भाई विकास मोदी को भी नामजद किया जाता है दोस्तों। तो दर्ज कार्रवाई के एफआईआर में आरोप लगाए गए कि 26 अप्रैल 2019 को अतुल और निकिता सिंघानिया की शादी वाराणसी उत्तर प्रदेश के हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल से हुई थी। फिर एफआईआर में आरोप लगाया गया कि शादी के बाद से ही अतुल सुभाष और उनका परिवार 10 लाख रुपए दहेज में मांगने लगा था। ये मतलब एलिगेशंस लड़की लगाती है, कहती है कि पति शराब पी करके मारपीट करता था, पति पत्नी के रिश्तों में मतलब अच्छे नहीं थे बिल्कुल भी। नौकर पेशा निकिता की सैलरी को पति जो है अतुल सुभाष अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता था। ये निकिता के एलिगेशन है, मैं सामने आप स्क्रीन पे लगा दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो सुसाइड नोट के जरिए अतुल सुभाष ने न सिर्फ उनके अपने और परिवार के ऊपर दर्ज केस को लेकर सबूत के साथ दलील दी, बल्कि अदालत प्रक्रिया में कैसे प्रताड़ना होती है उसका भी जिक्र किया है। आरोपों की लिस्ट इतनी लंबी है कि बता नहीं सकते हैं। जो अतुल है वो ये भी आरोप लगाता है कि जो न्यायाधीश, कोर्ट, न्यायालय, उसके तरफ कोई इंसान जाता है तो एक कितनी आस लेकर के जाता है, कितनी उम्मीद होती है उसको कि वो गलत नहीं है, उसको इंसाफ ज़रूर मिलेगा।
तो वहाँ से भी उसे धोखा ही मिलता है अतुल को। अतुल का ये कहना है कि सिस्टम करप्ट है, तो सिस्टम करप्ट है तो इस तरीके से उससे घूस भी मांगी जाती है, कई कई तरीक़ों से उसे घूस मांगी जाती है। और फिर अतुल जो है, अतुल से एलिमनी की रकम जो है 3 करोड़ रुपए एलिमनी की रकम जो है मांगी जाती है। और हर महीने 2 लाख रुपए बोला जाता है कि हर महीने 2 लाख रुपए का आप जो है मेंटेनेंस देंगे। तो इस तरीके से वो बताता है कि उसने ये साबित कर दिया कि वो जॉब कर रही है। और उसने अपनी ग्रेजुएशन का भी जो है गलत बताया कि वो सिर्फ ग्रेजुएट है, जबकि वो बीटेक कंप्यूटर साइंस से, और लड़की निकिता बीटेक कंप्यूटर साइंस से और एमबीए उसने किया हुआ है और वो जॉब भी कर रही है। ऐसा जो है वो साबित कर देता है, लड़का जो अतुल है साबित कर देता है। तो फिर जज जो है उन्हें फिर भी एलिमनी की जो है 80,000 यानी कि 40,000 बेटे के लिए और 40,000 बीवी के लिए, इस तरीके से 80,000 का हर मंथ का मेंटेनेंस जो है वो मिल जाता है। तो ये बातें जो है ये अतुल ने अपनी वीडियो में बताया है। और बहुत कुछ, वो करीबन 1-1.5 घंटे की वीडियो है दोस्तों, उसमें अतुल ने बहुत कुछ बोला है। पूरी अपनी जो कहानी है 2019 से 2024 तक की पूरी कहानी, पहला केस जो लगा उन पे, तो पहला केस जो 24 अप्रैल 2022 में उनके ऊपर लगा, तो उस दिन से जो है 2024 चल रहा है ये, तो 2022 से 2024 तक उनके ऊपर पूरे के पूरे 9 केस लगाए गए। जी हाँ दोस्तों, 9 केस लगाए गए। अब आपको पता ही है। और वो केस फिर लड़के को, अतुल को बेंगलोर से जौनपुर का सफ़र उसका शुरू हो गया। और कोर्ट की व्यवस्था पे भी उसने सवाल खड़े किए हैं कि कभी जो है जज छुट्टी पे रहता है, तो कभी वकीलों की हड़ताल, कभी कुछ कभी जाओ, तो हर बार जो है आपको आपकी सुनवाई हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, इतनी तो छुट्टियां होती हैं। और फिर बहुत सारी बातें, कभी लड़की नहीं आई, कभी कुछ, बहुत सारी बातें अतुल ने बताई। उनका इतना जो लंबा, इससे वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, फ्रस्ट्रेट होना, बहुत परेशान हो गया था और उसकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि दोस्तों औरतों के लिए इस तरीके की औरतों की वजह से, जो जेन्युइन में जो औरतें परेशान हैं, जो असल में जो औरतें घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा की शिकार होती हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है कुछ लोगों की वजह से। और इन्हीं के चलते कुछ ऐसे आदमियों की वजह से भी ऐसे आदमियों की आवाज़ नहीं सुनी जाती है, जो असल में क्राइम करते हैं और असल में जो दहेज उत्पीड़न अपनी पत्नियों पे करते हैं। तो ऐसे आदमियों की वजह से भी जो निर्दोष आदमी होते हैं उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है दोस्तों। ऐसे औरतों को ये अधिकार दिया है कि वो अपने लिए आवाज़ उठा सके, दहेज का आरोप लगा सके। तो इसका ये मतलब नहीं है दोस्तों कि वो जो है अपने फ़ायदे के लिए अपने पति को ही फंसा दे। ऐसा बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है, सरासर गलत है। यहाँ पे हम औरतों की बहुत ज़्यादा लेते हैं, तरफदारी करते हैं कि अगर उसने किसी पे आरोप लगाया है तो हम सच मानते हैं दोस्तों कि हाँ उसने आरोप लगाया तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा। लेकिन हर बार एक औरत सही नहीं होती है, हर बार औरत ही अबला नहीं होती है। कभी कभी आदमी भी घरेलू इस तरीके के शिकार, मानसिक प्रताड़ना के शिकार होते हैं, आदमी भी होते हैं। और कई ऐसे केसेस हैं जिसमें जो आदमी है, जो पति है, उसने सुसाइड भी किया है घर के कलेश और बीवी के उस मानसिक प्रताड़ना से। कई ऐसे केस मिल जाएंगे। तो इसका भी जिक्र वो करता है अपने के जज के सामने, तो जज हंस देती है। तो कुछ इस तरीके के उन्होंने एलिगेशन, बहुत बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो इंसान जो सुसाइड करने जा रहा है वो झूठ बोलेगा। मैं बिल्कुल नहीं मान सकती कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके पास, जब इंसान के पास कहीं से भी उम्मीद नहीं बचती है, कहीं से भी उम्मीद की किरण नहीं दिखती है, तभी वो ये कदम उठाता है। और उसने सभी पर आरोप लगाए हैं, अपनी पत्नी पर, उनकी माँ पर, उनके भाई पर
और उनके एक ताऊजी हैं, उन पर भी उन्होंने आरोप लगाया है और जज पर भी आरोप लगाए हैं। काफ़ी आरोप, संगीन आरोप उन्होंने लगाए हैं और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। उसमें उन्होंने न जाने क्या क्या बताया है, मैं बता नहीं सकती आपको क्या क्या उन्होंने बोला है। और जो उनकी पत्नी है वो अपने बेटे से भी उनको नहीं मिलने देना दिया जा रहा था, उनकी पत्नी नहीं मिलने दे रही थी। तो यही यहाँ पे अतुल का ये भी कहना है कि उनके बेटे की कस्टडी जो है उनके माँ बाप को दे दी जाए, क्योंकि उनकी पत्नी जो है उनके पास खुद ही कुछ वैल्यूज़ नहीं है तो वो बच्चे को क्या सिखाएंगी। और उन्होंने ये भी बोला है अपने वीडियो में कि अगर उनकी बॉडी के आसपास भी उनकी पत्नी को और उनके परिवार वालों को ना आने दिया जाए, उनकी बॉडी को उनकी पत्नी ना छुए, और अगर उन्हें इंसाफ, उनकी अस्थियों को तभी बहाया जाए जब उन्हें इंसाफ मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, अभी भी वो इंसाफ की मतलब आस में ही मरे हैं। इंसाफ की आस उनके अंदर एक है अभी भी। तो उनका कहना ये भी है कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता उनकी अस्थियों का विसर्जन ना किया जाए, और अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है तो उनकी जो अस्थियां हैं उसको कोर्ट के ही बाहर किसी गटर नाले में बहा दी जाए, ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि उन्हें मरने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके के उनके शब्द हैं जिससे कि किसी की भी आत्मा जो है मतलब कांप उठे कि इस तरीके का वो इंसान के ऐसे शब्द हैं कि सोचिए कि वो कितना परेशान रहा होगा, कितना दुखी रहा होगा। 2024 4 साल ये हो गए हैं दोस्तों, 2019 में उनकी शादी हुई थी। 5 साल में वो इंसान ने क्या कुछ नहीं झेला होगा, वो तो वही जानता है। इसी वजह से उसने ये इतना बड़ा कदम उठाया। और उसका ये भी कहना था कि उसके मतलब बीवी भी बोलती थी कि अरे तुम मर क्यों नहीं जाते हो, अगर तुम्हें इतना ही है तो। मतलब बहुत कुछ चीज़ें जब इंसान को इस तरीके से बोला जाता है ना, तो फिर उसके पास कोई रास्ता नहीं है, उसे लगता है कि कोई कहीं मेरी सुनवाई नहीं होने। और हाँ, जो इनकी बीवी है वो कई केसेस वापस भी ले लेती है, कई केस वापस ले लेती है ये बोल के कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी, उनके वकील ने उन्हें बताया ही नहीं, वो उनके वकील ने कर दिया या उनको पता ही नहीं। मतलब लगाइए, इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला, क्या उनको किसी बात का पता नहीं होगा? काफ़ी केसेस उन्होंने वापस भी लिए। तो दोस्तों, ऐसे पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप जो है ज़िंदगी को ही नहीं समझ रहे हैं, सामने वाले इंसान को ही नहीं समझ रहे, तो इस पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा? इससे तो अनपढ़ अच्छे हैं। मैंने पहले भी बोला है कि पढ़ाई लिखाई जो डिग्रियां हैं वो सिर्फ पढ़ाई के खर्चे की रसीदें होती है। जी हाँ दोस्तों, जो उन्होंने एमबीए करा है तो वो तो उनके पढ़ाई के खर्चे की रसीदें है ना। जो इंसान जो व्यक्तिगत रूप से कितना वो सक्षम है चीज़ों को समझने के लिए, कितना वो समझ है उसके अंदर, वही आपको ज़िंदगी में काम आती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान पढ़ा लिखा है तो वो उतना ही समझदार है, बिल्कुल नहीं। तो कुछ इस तरीके का मामला है दोस्तों। ये 8 तारीख की रात को उन्होंने जो है अपना वीडियो लास्ट उन्होंने बनाया। 9 तारीख की एक घटना है और आज 11 तारीख हो गई है। काफ़ी वायरल ये चल रहा था। फिर उसके बाद अतुल का जो भाई है विकास मोदी, वो बेंगलोर पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ जाकर एफआईआर दर्ज कराता है। निकिता, उनकी माँ निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और उनका जो ताऊ है मतलब बड़े भाई उनके पापा के लड़की के पापा के सुशील सिंघानिया के पास जो है सुशील सिंघानिया के उनके खिलाफ जो है उनका छोटा भाई जो है एफआईआर कराता है। और दोस्तों, उनका ये भी कहना है कि वो अगर पैसा कमाते रहे या काम भी करते रहे या ना करें सुसाइड, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कल को उनकी पत्नी कुछ ना कुछ आरोप, हर 6 महीने में वो कोई ना कोई नया आरोप ले आती, कोई ना कोई आरोप लगा करके वो पैसा सारा उन्हीं के पास जाने वाला है। तो पैसे का सरासर मिसयूज़ ही होने वाला है, उनके पास कुछ नहीं रहने वाला है। इसीलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना ही आसान समझा, ताकि ये सारा झमेला ख़त्म हो, उनके माँ बाप को भी शांति से जीने का मिले, शांति से जिए और ये सारा झमेला ख़त्म हो।
दोस्तों हम लोग औरतों के हक़ के लिए बात करते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन आदमी भी परेशान होते हैं, वो भी जो है अंदर से दुखी होते हैं, हालांकि वो दिखाते नहीं हैं लेकिन होते ज़रूर हैं। तो मैं तो सभी से ये बोलूँगी, उम्मीद ये रखती हूँ कि कोर्ट जो है उनको न्याय दे और उनकी आत्मा को शांति मिले। जी हाँ, उनकी आत्मा को शांति तो उन्हें जब न्याय मिलेगा तभी मिलेगी। तो दरख्वास्त है मेरी, जो भी लोग वीडियोस को जिन्होंने भी देखा उन्हें पता है, तो उनको अंततः न्याय मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले मरने के बाद। अगर न्याय नहीं मिला तो मरने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वो वीडियो में बोल चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी जो है से आप लोग थोड़ा सा सीखिए और अपने आपस में रिश्तों में थोड़ा सा जो है सुधार लाइए। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत कीमती है, बहुत ही अच्छी है, इसको बहुत अच्छे से जिया जाए, है ना। ज़िंदगी ख़त्म करने में पल भी नहीं लगता है दोस्तों, और ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अभी कुछ हो जाए, जैसे कोरोना टाइम था, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अपनी जो ज़िंदगी को ऐसे जिया जाए कि कल को आपको दुख ना हो कि आप इससे अच्छा कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। तो चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं पे अंत करना चाहूँगी। आपको मेरी जानकारियाँ कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।